फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो इस क्लास में देखने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो रहेगा आपका साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको पहले ही बताए थे कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। तो बस आज लेके हाजिर हैं यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग साइंस के 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा। 30 यहाँ पे VBI आपका क्वेश्चन होने वाला है, जो कि सब क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय होगा, यानी कि 2 अंकीय प्रश्न होगा। तो सब क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे पूरा आपको याद हो जाएगा। बस आप क्लास को यहाँ पे क्लास में बने रहिएगा और यहाँ से सुनिएगा, समझिएगा, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। फिर आप बाद में हम आपको PDF के माध्यम से इसको उपलब्ध करा देंगे, जिससे आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% याद होने चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंटों को याद होगा, फिर भी यहाँ पे जिनको याद नहीं हो, घबराने की कोई बात नहीं है, उनको भी याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि सर का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया आपका, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा कैसा दिखता है, काला क्यों प्रतीत होता है, ये हमें बतानी है। नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है, ये बतानी है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे जो आंसर किया गया वो है आपका, अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस स्थान पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? उस स्थान पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं आकाश में, आसमान में वैसे स्थान पर होते हैं जहां कोई वायुमंडल नहीं होता, जिस कारण वहां प्रकाश का परिकिरणन नहीं हो पाता। जिस कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। अगर जमीन पर वायुमंडल अगर नहीं होता तो यहां से भी आकाश कैसा दिखता है हमें, तो काला दिखता। क्लियर इतना? ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो हम लोग बिना कोई हेजिटेशन के क्या कर लेंगे, काला। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। वैसे तो हम आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे हर एक क्वेश्चन को, ताकि याद जिनको नहीं हो वो जरूर याद कर लेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर में क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपका, प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, क्या बोला? आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, यानी कि ये वाली किरण, ठीक है। परावर्तित किरण यानी कि ये जो आपका परावर्तन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाली किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी कि ये जो आपका कहलाता है, ये आपका आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु पर जो डाला गया ये आपका अभिलंब कहलाएगा, ये आपका अभिलंब है। तीनों एक ही तल में होता, तीनों एक ही तल में होता, ठीक है। देखिएगा तीनों, ये आपका कोई समतल दर्पण है। तीनों देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तरफ है। दूसरा नियम कहता है आपका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको इंडिकेट में हम लोग कहते हैं कोण I बराबर में कोण R। ये होता कहाँ पे है? तो ये आपका कोण I कहलाएगा, ये आपका आपतन कोण, ये कहलाएगा आपका परावर्तन कोण। दोनों एंगल आपस में बराबर यानी कि इक्वल होता है। यही होता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है आपतन कोण बराबर, छोड़ देता है परावर्तन कोण, इस तरह से और भी दिया रहता है बड़ा छोटा करके। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देखिएगा तो आपके बिल्कुल सामने होगा। तीसरा नंबर प्रश्न, चूंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न लिए हैं हम काफी VBI क्वेश्चन लिए हैं, और आपका ये गेस क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10-10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 फिजिक्स, 10 बायोलॉजी, 10 केमिस्ट्री। बस इसी 10 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन तो बनाने होंगे, आपके 8 में से 4 ही बनाने हैं आपको। बिल्कुल यहाँ से 4 मिल जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई 4 आपको मिलेगा एकदम 100%। तो इसको पूरा समझिएगा, ठीक है, और इसको याद भी कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया, विद्युत मोटर का सिद्धांत बताने। किसका? विद्युत मोटर का सिद्धांत हमको बताना है, क्या है। इसका आंसर लिया गया, देखिएगा, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा का तात्पर्य विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है, यानी कि उसमें करंट डाली जाती है, तो कुंडली पर एक बल यानी कि फोर्स लगता है उसमें
एक बल्ब युग्म कार्य करने लगता है, उसमें एक बल कार्य करता है, वो भी एक जोड़ा, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करती है। अब वो जो है ना बल लगता है तो क्या होता है, कुंडली को घुमाने का कार्य करती है, अब वो घूरने लगती है यानी कि घूमने लगती है, जिससे मोटर जो है आपका चलने लगता है, विद्युत मोटर। देखेंगे आप लोग मोटर, जिसमें हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कि चापाकल में जो आपका मोटर लगा होता है वो आपका क्या होता है, विद्युत मोटर कहलाएगा। ठीक है, जो विद्युत से चलने वाला मोटर होगा उसको हम लोग विद्युत मोटर कहेंगे। तो यही इसका प्रोसेस होता है, यही इसकी सिद्धांत होती है। चलिए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा फिलहाल यहाँ पे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, देखते हैं हम लोग चौथा नंबर में क्या कहा गया उसको देखते हैं। चौथा में कहा गया आपका, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन वीवीआई है, सब क्वेश्चन वीवीआई समझिएगा। कहा गया अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। अवतल दर्पण का हमें उपयोग बतानी है। चार विकल्प यहाँ दिए, विकल्प सॉरी है तो आपका ऑब्जेक्टिव है नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, तो सब्जेक्टिव का ये बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दीजिए, गेस क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो बस यहाँ पे गेस क्वेश्चन लेके आ गए, है ना। तो कहा गया आपका पहला में कह सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, यानी कि नीचे है। पहला लिख दिया गाड़ी के अर्घ दीप में, यानी कि जो आपका गाड़ी होता है फोर व्हीलर, उसका जो सामने वाला जो शीशा होता है वो आपका अवतल दर्पण का होता है। किनारे में जो होता है ड्राइवर के पास वो उत्तल दर्पण होता है, याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा लिख दिया यहाँ पे हजामत में, हम लोग सैलून में जाते हैं, वहां पे जो दर्पण लगा होता है, शीशा जो लगा होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। तीसरा पॉइंट में लिखा गया डॉक्टर द्वारा, क्या लिखा गया, डॉक्टर द्वारा रोगियों के दांत को, किसको, दांत को, कान को, नाक को इत्यादि, और भी गला वगैरह भी होता है, गला को देखने में कार्य किया था। क्योंकि ये आपके जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 2 अंक के प्रश्न है, 3 पॉइंट से आपका काम चल जाएगा बिल्कुल। और जैसे हम लिखे हैं वैसे आप भी लिखिएगा, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट, और ये साफ सुथरा लिखिएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, आंसर लिखिएगा, उसका नंबर जरूर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए यहाँ से। चलिए तो इसके बाद हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो 5वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है, देखिए यहाँ पे आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। 5वां नंबर कहा गया आपका ओम के नियम को लिखे, किसके नियम को, तो ओम के नियम। देखिएगा क्वेश्चन में ओम के नियम को लिखना, फिजिक्स का क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ओम का नियम आप कह सकते हैं कि ओम का नियम इस प्रकार है, किस प्रकार है, तो इस प्रकार, यानी कि अब नीचे लिखे हैं, पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं हम लोग, जब किसी अचर ताप पर, किस पर, ये आपका अचर यानी कि जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं या नियतांक कहते हैं। ठीक है, जब किसी अचर ताप पर किसी चालक से धारा मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराई जाती है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो उसके सिरे के बीच के विभवांतर का सीधा क्या होता, समानुपाती होता, उसके विभवांतर का सीधा समानुपाती होता। जैसा कि आप देख सकते हैं विभवांतर जो है, विभवांतर को भी कहते हैं, विद्युत धारा को आई कहते हैं। तो विभवांतर जो है विद्युत धारा का सीधा का आपका समानुपाती है, समानुपाती का सिंबल होता है। तो भी समानुपाती को जब इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक आपको कांस्टेंट डालना पड़ेगा, यानी कि अचर ताप डालना पड़ेगा। ठीक है, अचर मान जिसको हम यहाँ पे नियामक लिख दिए, नियतांक लिख दिए, जिसको कांस्टेंट कहते हैं, वो हम आर लेते हैं, क्या लेते हैं, आर। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला बनाइएगा तो इसको आप पहले लिख सकते हैं, वैसे ये भी फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, यहीं पे आप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या इसको पहले लिखिएगा इसके बाद में, तो आई का यानी कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भी बट्टा आर, भी बट्टा का हो जाएगा आपका आर। इसमें याद रखिएगा अचर ताप पर, ओम के नियम में किसको अचर रखा जाता है, तो ताप को यानी कि टेम्परेचर को रखा जाता है, ये भी समझिएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछने वाला होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे या पूछे आपसे सब्जेक्टिव में, हम सबको यहाँ पे बताते चलेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलिए 6ठा नंबर को देखते हैं हम लोग, 6ठा नंबर प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 6ठा नंबर में देखिएगा तो बोला गया नेत्र की समंजन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, नेत्र की समंजन क्षमता, क्या आपका नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये हमें बतानी है। तो क्या आपका देखिएगा आंसर में जो लिया गया वो क्या लिया गया, नेत्र लेंस की वह क्षमता, आपको पता होनी चाहिए कि नेत्र में लेंस होता है, वो भी उत्तल लेंस। ठीक है, जिस वह अपनी फोकस दूरी को बदलता रहता है, क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को बदलता रहता है। नेत्र की इस क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, यानी कि या कह सकते हैं इस क्षमता को, नेत्र की आंख की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। देखते होंगे हम लोग आंख खोलते हैं, कभी दूर की वस्तु को तो कभी नजदीक की वस्तु को देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, फोकस दूरी बदलता रहता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। इस यही क्षमता जो है वो क्या कहलाएगी, समंजन क्षमता कहलाएगी। क्लियर ना। नीचे में इसमें एक और पॉइंट हम जोड़ दिए, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट जोड़ा हुआ है, जब भी पॉइंट लिखिएगा तो एरो लगा के लिखिएगा ताकि आपका अच्छा लगेगा। कहा गया आपका
पैराग्राफ चेंज करके सामान्य अवस्था में यानी कि नॉर्मल आंख, सामान्य आंख जो है उसकी नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो +4D होती है। कितना? +4D। प्लस क्यों लगाया गया? क्योंकि आपका उत्तल लेंस होता है आंख में, क्षमता आंख में लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? प्लस में। तो 4D होती है, यानी कि सामान्य आंख की जो समंजन क्षमता होती है वो होती है आपकी 4D, यानी कि 4 डायऑप्टर। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछ लेता है, ठीक है, सब्जेक्टिव में भी लिखिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर। देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा पूरा। 7वां नंबर में कहा गया, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है 7वां में कहा गया आपका शॉर्ट सर्किट, जिसको हम लोग लघु पतन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लघु पतन कहते हैं। क्या शॉर्ट सर्किट क्या है, इससे क्या हानियां हो सकती है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, यह बतानी है। तो सबसे पहले क्या शॉर्ट सर्किट क्या है, तो सबसे पहले हम जो डिफिनेशन देंगे वो देंगे शॉर्ट सर्किट का, कि ये आखिर शॉर्ट सर्किट होता क्या है। देखिए यहाँ पे जो डिफिनेशन लिया गया वो है आपका, जब किसी कारण से, जब किसी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है, गर्म तार यानी कि जिसको हम लोग जीवित तार भी कहते हैं, ठंडा तार के संपर्क में आ जाता है, जिसको हम लोग ठंडा तार कहते हैं, ठंडा तार जिसको हम लोग आर्थिन का तार कहते हैं, ठीक है। तो इस कारण, तो इस घटना को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो इस घटना का कहते हैं शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे वो आपस में सटेगा, चिंगारियां निकल जाएगी, पूरा आग आग जैसा निकलने लगेगा, तो इस घटना का कहेंगे हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। चलिए इससे हानियां, नुकसान, इसके फायदे तो कुछ है नहीं, हानियां ही होती है शॉर्ट सर्किट की, तो उसको देखते हैं। शॉर्ट सर्किट की जो हानियां है वो यहाँ पे लिया गया निम्नलिखित है। निम्नलिखित का अर्थ हो गया नीचे है, तो कुछ पॉइंट लिख देंगे इसमें भी और आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर वाले में ही रहेगा ये। क्या गया पहला पॉइंट में, शॉर्ट सर्किट से धारा का मान जो है, धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होती है, जब लघु पतन होता है, उस समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय धारा का मान बढ़ता नहीं बल्कि बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट लिया यहाँ पे कि परिपथ में लगे उपकरण जल जाते हैं। जो भी उपकरण लगे होंगे जहां स्विच दिया जाता है, जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो वो उसकी जलने की संभावना बन जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं घरों में, एमसीबी लगाते हैं कि अगर शॉर्ट होगा तो एमसीबी गिर जाएगी और आगे बिजली सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो जैसे ही शॉर्ट होगा तो पूरा आपका जो भी परिपथ में जो लगा रहेगा उपकरण, जो भी उपकरण हो, वो जलने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट में लिए हैं तार के ऊपरी, क्या लिखे हैं, तार के ऊपर चढ़ी रबर, तार के ऊपर चढ़ी रबर जो है वो गल जाते हैं, कवर जो है वो गल जाता है, क्योंकि गर्म खूब होगा, गल जाएगा और आग लगने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब कवर जलेगा, शॉर्ट लगेगा, चिंगारियां निकलेगी, कवर जलेगा, उससे आग निकलेगी, तो वैसे में क्या होगा, उसके आसपास जो भी आपका ज्वलनशील पदार्थ होगा उसमें आग पकड़ सकती है, ठीक है। तो संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो क्लियर है शॉर्ट सर्किट क्या है और इससे क्या क्या हानियां होती है। ये क्वेश्चन भी क्लियर है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो फिजिक्स का क्वेश्चन लिया, 7वां क्वेश्चन हो गया हम लोग का यहाँ पे। चलिए 7 हो गया, तो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 30 प्रश्न को देखेंगे और हर एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो पूरा यहाँ पे देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए यहाँ से। चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर में कहा गया आपका उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, यानी कि अच्छा ईंधन, उत्तम ईंधन तात्पर्य अच्छा ईंधन किसे कहते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो यहाँ भी इसका जो आंसर लिया गया देखिएगा, यहाँ पे जो ईंधन, क्या आपका ईंधन, ईंधन मतलब जो जलता हो, जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक ज्वाला प्रदान करे, अधिक ज्वाला प्रदान करे, यानी कि अधिक ताप से वो जले, सरलता से प्राप्त हो, कई रीजन है, सरलता से यानी कि हर जगह उपलब्ध हो, भंडारण और परिवहन सरल हो, यानी कि जिसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं आसानी से, या जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक ले जा सकते हैं, तथा दाम में सस्ती हो, उसे हम लोग कहेंगे उत्तम ईंधन, उसे कहेंगे हम लोग उत्तम ईंधन, यानी कि जिसमें सभी प्रकार का व्यवस्था होगा, गुण होगा, वो कहलाएगा आपका अच्छा ईंधन, यानी कि उत्तम ईंधन, ठीक है। जिसका भंडारण भी आसान हो, जो सस्ता भी हो, जो जलकर अधिक ताप दे, कम धुआं उत्पन्न करे, ठीक है, कम पॉल्यूशन फैलाए, ये सब अच्छे ईंधन की श्रेणी में आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए अब 9वां नंबर की बारी है। चलिए 9वां नंबर को भी देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका तारे हमें क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, क्या आपका तारे हमें क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है,
हर एक क्वेश्चन काफी VBI नॉर्मल मत समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बिल्कुल यहीं से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में का आंसर जो लिया गया है वो आपका इस तरह से है, तारे का प्रकाश तारा से निकलकर पृथ्वी तक पहुंचती है। बिल्कुल सरल भाषा में लिया गया आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है सरल भाषा में, अपने भाषा में लिया गया, कोई भी बुक या गेस्ट पेपर से नहीं बनाया हुआ क्वेश्चन है, बल्कि ये खुद से बनाया हुआ प्रश्न है और उसका आंसर है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इजी में आपको याद हो जाएगा। तारे का प्रकाश जो है यानी कि लाइट, तारा कहां से निकलेगा, तारा से निकलकर पृथ्वी तक पहुंचती है। इस बीच में वायुमंडल में उपस्थित हवा का तापमान अलग अलग होता है। तारा से लेके पृथ्वी तक जो माध्यम है वो वायुमंडल है। वायुमंडल में जो भी हवा होती है उसमें उसका जो आपका उपस्थिति होती है, उसका जो तापमान होता है वो क्या होता है, हर जगह अलग अलग होता है। जिस कारण क्या आपका, जिस कारण तारे का प्रकाश कभी तेज हो जाता है तो कभी धीमा, जिस कारण से यानी कि हवा का जो तापमान होता है कम बेस होता है, जिस कारण से कहीं पे इसका जो लाइट है वो क्या होता है, तेज हो जाएगा तो कभी धीमा हो जाएगा। पृथ्वी पर पहुंचती है, कभी तेज पहुंचती है तो कभी धीमा पहुंचती है। तो इसी घटना को तारे का टिमटिमाना कहते हैं। वास्तव में तारा वहां से लुक झुप नहीं करता है, यानी कि टिमटिमाता नहीं है। वहां से एक लगातार एक समान प्रकाश निकलती है, लेकिन पृथ्वी तक पहुंचने में जो वायुमंडल होते हैं उसमें जो हवाएं होती है वो कहीं पर तेज तो कहीं पर कम होती है। उसका तापमान कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है, जिस कारण से यह रोशनी कभी कम आती है तो कभी अधिक आती है, जिसको हम लोग अपने भाषा में टिमटिमाना कहते हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर? तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने होगा। 10वां नंबर प्रश्न में कहा गया, आपका देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में काफी महत्वपूर्ण अंतर लिया गया। क्वेश्चन में कहा गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। किसमें किसमें? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताना। तो यहाँ पे हम जो लिए हैं पहले लिख दिया निम्नलिखित है। निम्नलिखित करने के बाद जो आपकी कॉपी रहेगी उसको दो हिस्सों में बांटिएगा। क्या कीजिएगा? कॉपी को दो हिस्सों में, यानी कि पेज को दो हिस्सों में बांटिएगा, हाशिया को छोड़कर, यानी कि जो चौथाई होती है उसको छोड़ने के बाद जो जो जगह बचेगा उसको दो भागों में डिवाइड करना है। एक तरफ लिख दीजिएगा अवतल दर्पण, दूसरी तरफ लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पूरा क्लियर? अब यहाँ पहला पॉइंट में लिया गया है जिसकी परावर्तक सतह धंसी होती है। इसकी परावर्तक सतह क्या होती है? धंसी होती है। हम आपको इसका डायग्राम भी दिखलाएंगे कि अवतल दर्पण का डायग्राम क्या होता है, परावर्तक सतह होता क्या, जहां से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। बोला गया इसकी परावर्तक सतह क्या होती है? उभरी होती है, यानी कि जहां से ये वापस करता है वो निकला हुआ होता है। इसमें क्या होता है? धंसा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट लिया है इसमें अवतल में, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक ही बनता है और काल्पनिक भी बनता है। किसमें? अवतल में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है। वहीं उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक, देखिए केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी भी होता है। चलो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट में लिया गया आपका, देखिए तीसरा पॉइंट में बोला गया इसमें प्रतिबिंब क्या लिखा हुआ आपका? प्रतिबिंब का आकार जो होगा, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो आकार होगा वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी बनता है। यानी कि बड़ा भी बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, छोटा भी बनता है वस्तु से, वस्तु के बराबर भी बनता है। लेकिन आपका जो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण में यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा का होगा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा देखिए हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो तीन अंतर से भी काम चला सकते हैं आप, क्योंकि दो ही अंक के प्रश्न होंगे। चौथा अंतर में हम यहाँ पे डायग्राम ले लिए हैं। यहाँ देखिएगा तो ये आपको दिख रहा होगा अवतल दर्पण का डायग्राम है। देखिएगा बाहर से पेंट किया हुआ है, यानी कि ये आपका परावर्तक सतह है। तो ये धंसा हुआ कि उभरा हुआ? बिल्कुल धंसा हुआ है, जैसा कि हम पहले ही डेफिनेशन में बोले थे। और यहाँ देखिएगा तो परावर्तक सतह कौन है? यानी कि देखिए आप शीशा देखे होंगे, एक तरफ पेंट होता है तो लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है वो किस ओर दिखाई पड़ता है? उसके विपरीत दिशा में, है ना। पेंट वाले दूसरी दिशा में। तो यहाँ देखिए ये अंदर से पेंट है, यानी कि बाहर से वो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो यहाँ का हो गया परावर्तक सतह आपका उभरा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके फिजिक्स से 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, जो कि काफी VBI क्वेश्चन है। बस इतना कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। चलिए अब इसको भी हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ से रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको दिख जाएगा बायोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। किससे? बायोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको दिखेगा। 11 नंबर प्रश्न में क्या कहता है उसको देखिए। 11 में कहा गया आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्या बोला गया आपका? प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या वो पहले बतानी है, फिर बाद में इसका रासायनिक यानी कि
केमिकल जो इक्वेशन होता है वो भी लिखना है। बिल्कुल हम लिखेंगे, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसका जो आंसर लिया गया वो इस तरह से है, सजीव जगत में, क्या आपका सजीव जगत यानी कि जो जानदार होता है सजीव जगत में हरे पौधे, कौन, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य, देखिए ध्यान से सुनिएगा आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, कौन, सूर्य प्रकाश, पौधा जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर लेती है, ठीक है। मिट्टी से खनिज लवण और जल अवशोषित कर हरित लवक के सहारे, किसके सहारे, हरित लवक के सहारे अपना भोजन का निर्माण करती है। यानी कि पौधे जो जिस प्रक्रिया के तहत अपना भोजन बनाते हैं बस उसी प्रक्रिया को यहाँ पे लिखा गया है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है वह आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि पौधे जो अपना भोजन बनाती है उसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन वो अपना भोजन कैसे बनाती है पूरा प्रोसेस लिखेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि इस प्रक्रिया को हम लोग, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका इक्वेशन। देखिए यहाँ से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये आपका जल। अब बोलेगा सर 6 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपका बैलेंस किया हुआ समीकरण है, यानी कि संतुलित किया हुआ समीकरण है। बिल्कुल हम लोग संतुलित वाला केमिस्ट्री में भी देखेंगे। तो ये आपका बैलेंस किया है, इसलिए यहाँ पे 6 लिखना पड़ा, यहाँ पे आपका 6 लिखना पड़ा। हम दिखला देंगे कैसे बैलेंस होता है। फिलहाल ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका जल है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के सहारे जो बनाता है वो बन जाता है आपका ग्लूकोज C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। O2 आपका निकल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन वो छोड़ देता है, कौन, आपका पौधा, जो हम लोग सांस के रूप में ले लेते हैं। फिर तो ये आपका निकल गया बाहर, बन गया ग्लूकोज, यानी कि बन गया आपका पौधे का भोजन। यहाँ पे C देखिए O आपका 12 होगा, यहाँ पे O यहाँ दिखेगा तो आपका यहाँ पे 12 है ना। इस तरह से यहाँ पे बैलेंस किया गया। क्वेश्चन 11 भी क्लियर है आपका। चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से लेते चलिएगा और बता दीजिएगा कि हाँ क्लास में कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल आ रहा होगा तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, क्योंकि आपके साथ साथ इस क्लास का फायदा आपके दोस्त भी ले सके, ठीक है। अकेला फायदा नहीं लेना, दोस्तों को भी फायदा देना है। जो दोस्त अब तक क्लास में नहीं आ पाए होंगे या अब तक मेरा क्लास नहीं देखे होंगे तो उनको सबको शेयर कर दीजिएगा, सब स्टूडेंट सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले पहले सब तक पहुंच जाए और यहाँ से वो सब नोट कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले और बिल्कुल याद कर ले, चूंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया जल संरक्षण के उपाय बताएं। जल को हम लोग हिफाजत करेंगे उसके लिए उपाय बतानी है। 4 विकल्प यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ सॉरी 4 विकल्प तो नहीं है, 4-5 पॉइंट लिखे गए, ठीक है। 4-5 पॉइंट है, चूंकि लगातार हम पहले ही बता दिए, लगातार ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा था तो बच्चों का डिमांड आ रहा था सर सब्जेक्टिव भी कराई जाए। बिल्कुल सब्जेक्टिव भी चल रहा है और बिल्कुल आगे भी सब्जेक्टिव क्लास भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, पूरा आपका क्लास चलेगा। यहाँ से यहाँ पे जो आंसर लिया गया जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है। निम्नलिखित कोई आंसर में नहीं आता है, निम्नलिखित का तात्पर्य होता है नीचे दिया गया। नंबर 1 पहला पॉइंट में लिया गया है जल का सिंचाई के लिए उपयोग करना, जल का किसका बर्बाद नहीं करना, सिंचाई में हम लोग उपयोग कर लेंगे। दूसरा आपका बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध का निर्माण करना, बांध निर्माण कर देंगे जिससे क्या होगा, बाढ़ नहीं आएगा, जल का संरक्षण हो जाएगा, हिफाजत हो जाएगा नदी में। तीसरा आपका अधिक वर्षा को अधिक जल को कम जल वाले भाग में स्थानांतरित करना, यानी कि जहाँ खूब बाढ़ आ जाती है, खूब बारिश, खूब पानी होती है, वहां उस पानी को हम लोग स्थानांतरित कर देंगे कहाँ, वैसे स्थान पे जहाँ पानी नहीं पहुंच पाती है, जिससे उसका उपयोग कर पाएगा सब। चौथा बोला पॉइंट में लिया गया आपका भूमिगत जल के अतिरिक्त व्यय को रोकना। भूमिगत जल जो हम लोग चापाकल हो गया या आप देखिएगा अभी नल जल योजना लागू हुई है, वहां पे जो भूमिगत जल निकलती है उसको अतिरिक्त व्यय न करे। क्या कहा, अतिरिक्त व्यय न करे, यानी कि हम उसको खोल के छोड़ ना दे, ठीक है, कि बह रहा है तो बह रहा, इस तरह से हम लोग उसको रोकेंगे, है ना। अगर बह रहा तो उसको मतलब उसको बंद करेंगे तो जल संरक्षण होगा। 5वां पॉइंट में लिया गया है हार्वेस्टिंग बनाकर जल का सुरक्षित करना। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि आप देखिएगा घर पे जो है ना चारदीवारी लगा दी जाती है, वहां से एक पाइप के माध्यम से, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, शॉर्टकट में क्या गांव में कहते हैं सोख्ता, क्या बोलते हैं, सोख्ता, जो कि हर घर में होता है, सोख्ता बनाई जाती है और पूरे पानी को उसी एक स्थान पे क्या की जाती है, सुरक्षित की जाती है। बरसात की पानी हो या आपका चापाकल का पानी हो या आप नल का पानी हो,
फिर वहां से वो क्या होता है, जमीन सोख लेती है, फिर भूमि के अंदर चली जाती है, तो उसी को कहते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा, तो अब हम लोग 13 नंबर को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन भी देखिएगा, बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट है। 13 नंबर कहा गया आपका समजात अंग से आप क्या समझते हैं। कौन से अंग से? समजात अंग से आप क्या समझते हैं, साथ ही साथ आपको उदाहरण भी देनी है। क्या देनी है? उदाहरण भी देनी है समजात अंग के। इसका जो आंसर लिया गया वो इस तरह से लिया गया, क्योंकि हम पहले आपको बता दिए कि आंसर जो है अपने शब्दों में बनाया गया, और आपके परीक्षा में भी कहा जाएगा कि अपने शब्दों में आंसर दे। बिल्कुल हम उसी का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए हम अपने शब्दों में आंसर बनाए। कहा गया यहाँ पे जीव जंतु के वे अंग, जीव जंतु के वे अंग जिसकी उपस्थिति और मूल संरचना में समानता होती है। जिसकी उपस्थिति, उपस्थित अंग जो होते हैं, और जो उसका मूल संरचना होती है, दोनों में समानता यानी कि एक जैसी होती है, पर समय, परिस्थिति और कार्य के अनुसार उसकी बाहरी संरचना में अंतर आ जाता है। जबकि क्या होता है, समय यानी कि परिस्थिति, समझिए परिस्थिति और कार्य के कारण उसकी बाहरी संरचना में क्या होता है, अंतर आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। क्लियर है क्वेश्चन का आंसर? साथ में क्या गया था, उदाहरण भी दीजिए कुछ, तो बिल्कुल उदाहरण भी आपको मिलेगा। जैसे हम कह सकते हैं पक्षी के पंख, का पक्षी के पंख कह सकते हैं, मेढक के टांगे, मेढक के टांगे कह सकते हैं, चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख, हम कह सकते हैं मानव के हाथ, मानव के हाथ। ये सब जो आपका होगा वो सब समजात अंग में ही आएगा। तो प्रश्न नंबर 13 भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से आप समझते चलिएगा, आंसर का कोई टेंशन नहीं लेने का है ना, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, डोंट वरी, है ना। हम आपको सबको उपलब्ध कराएंगे, हम आपको पीडीएफ के माध्यम से बिल्कुल सब को मिल जाएगा पीडीएफ, जिनको पीडीएफ लेना हो। ठीक है, जो अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए होंगे, पीडीएफ लेना हो, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करेंगे, आपको पीडीएफ। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। किसको देखेंगे? 14 नंबर को देखेंगे। 14 नंबर में आपका देखिएगा बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी सेक्टर का। कहा गया पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्या आपका पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत वीवीआई। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई है आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं, ध्यान लगाइएगा, क्वेश्चन पर ध्यान लगाइएगा, पूरा आपका समझ में आएगा, पूरा आखिर तक भी बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन को यहाँ पर समझिएगा, ताकि कोई डाउट ना हो। ठीक है, और आपको कोई आशंका ना हो, आशंका लेकर नहीं जाना, यहाँ से आप एक पटारा लेके जाना है आज के इस क्लास में, है ना। आज वैसे भी क्या, कौन सा डे है? चॉकलेट डे है, तो बिल्कुल चॉकलेट ही समझिए इसको, बिल्कुल आसान है ना। चलिए आपका पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर जो लिया गया, हम कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल पर होता है। ये पीयूष ग्रंथि क्या होता है? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में होता है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग है, शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग है जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित न होता। इसका तात्पर्य मतलब हुआ कि शरीर का हर एक अंग पीयूष ग्रंथि से प्रभावित होता है, उससे वो फर्क पहुंचता है। इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी कि हर एक अंग को मेंटेनेंस करता है आपका पीयूष ग्रंथि, इसीलिए हमको क्या कहेंगे? इसको मास्टर ग्रंथि भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि। नीचे एक पॉइंट लिख दिए आपका, इससे निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं। इसमें बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे आप कह सकते हैं एडीएच, कह सकते हैं एसीटीएच, जैसे कह सकते हैं जीटीएच। जीटीएच जो आपका हार्मोन है वो आपका वृद्धि हार्मोन होता है, जिसमें ये हार्मोन कम निकलता है उसका हाइट का होता है, छोटा हो जाता है, हाइट नहीं बढ़ पाता। जिसमें ज्यादा निकल जाता है वो बहुत लंबा हो जाता है। जिसमें एक एवरेज में निकलता है वो ना ज्यादा लंबा होता, ना हाइट उसका छोटा होता, यानी कि मीडियम में रह जाता सामान्य रूप से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 15 नंबर क्वेश्चन भी दिखाई पड़ेगा आपको। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। देखिए हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। हम लोग पढ़े होंगे उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता, पूरा आपको नॉलेज है, पूरा आप पढ़ चुके हैं। तो उत्पादक क्या होता है उसको हम लोग देख रहे हैं अभी। तो इसका जो आंसर लिया गया वो आपका इस तरह से देखिएगा, पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश तथा हरित लवक की सहायता से अपना भोजन
खुद बनाता है, इसीलिए इसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। यानी कि जो अपना भोजन खुद से बनाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे उत्पादक। क्लियर है इतना? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस कारण से इसे उत्पादक कहा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे बनाता है पौधा अपना भोजन, वो लिख करके और फिर लिखिएगा तो और बेटर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा वो 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो कहा गया आपका HIV और AIDS का पूरा नाम लिखना है, क्योंकि एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे भी आपको 8 क्वेश्चन में से कोई 4 आंसर देना है। यहाँ पे हम आपको फुल्ली 100% तैयार कर रहे हैं, ताकि वहां पे जाके कोई क्वेश्चन अगर मिस हो रहा है तब भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पूरा 100% तैयार होकर जाना है आपको। बोला गया यहाँ पे HIV और AIDS का पूरा नाम। तो देखिए ए क्या लिखा हुआ है पहले, HIV, सॉरी यहाँ पे भी होगा, HIV क्या होगा आपका, HIV। तो HIV का जो पूरा नाम होगा आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होगा आपका, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, HIV का। और दूसरा क्या आपका AIDS, यानी कि एड्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होगा आपका, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद कर लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंटों को याद भी होगा, ठीक है। और यही HIV से एड्स बीमारी होती है, ठीक है। ये जो बीमारी है, रोग है जो है AIDS एड्स, वो HIV वायरस से होता है। चलो 17 नंबर को देखते हैं हम लोग। 17 नंबर देखिएगा आपके सामने होगा। 17 नंबर में कहा गया आपका लिंग गुणसूत्र क्या, क्या आपका लिंग गुणसूत्र क्या। तो इसके लिए जो आंसर लिया गया वो क्या आपका इस तरह से, मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े, 23 जोड़े। चूंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है क्वेश्चन, इसलिए समझते चलेगा पूरा हर एक पॉइंट को। क्योंकि इस पॉइंट से देखिए, ये आपका ऐसे सब्जेक्टिव क्लास है, लेकिन यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए पूरा हर एक पॉइंट को समझते चलिएगा जहां पे हम बता रहे हैं आपको। 23 जोड़े गुणसूत्र होता है, जिसमें अंतिम जो 23वां होता है, 23वां जोड़ा जो होता है वो आपका लिंग गुणसूत्र कहलाता है। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें अंतिम यानी कि 23वां जोड़ा जो होता है वो आपका लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। आगे पॉइंट में बना के लिख दिए हैं, इसी के कारण कोई मानव नर या मादा के रूप में जन्म लेता है। इसी के कारण कोई भी जो जन्म लेने वाला जो चाइल्ड होता है, बच्चा जो होता है, वो लड़का होगा या लड़की, इसी पे डिपेंड करता है। नर में जो आपका सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो यानी लिंग गुणसूत्र जो होता है वो होता है आपका XY, याद रखिएगा, ये आपका VVI पॉइंट है, ठीक है। और महिला में यानी कि औरत में यानी कि हम कह सकते हैं मादा में जो होता है वो होता है आपका XX। लड़का में आपका जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है आपका XY, लड़की में जो होती है वो होती है आपकी XX, ठीक है। क्लियर इतना, बिल्कुल क्लियर होगा, आपको पूरा याद है ना, बिल्कुल क्लियर होगा। नहीं याद है, कोई घबराने की कोई बात नहीं, एकदम डोंट वरी, एकदम तैयार रहिए, पूरा तैयार हो जाना, आपको पूरा तैयार करा दी जाएगी। चलिए 18 नंबर 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो 18 नंबर में कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को क्यों चुना। मेंडल ने, पता ही होगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना, ऑब्जेक्टिव में भी रहता, तो यहाँ पे पॉइंट समझते चलिएगा। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना, इसके निम्नलिखित कारण थे। क्या थे, निम्नलिखित कारण थे। पहला में आपका यह द्विलिंगी पौधा था। क्या था, द्विलिंगी, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है मटर में। दूसरा पॉइंट है आपका, यह पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता। आप देखे होंगे मटर के पौधे को, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। तीसरा पॉइंट में आपका यह सभी जगह उपलब्ध है, सभी जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा कौन, मटर का पौधा। चौथा पॉइंट में यह सस्ती होती है, ठीक है, यह सस्ती होती है, यानी कि पॉइंट नंबर हो जाएगा आपका 4। 3 पॉइंट से भी काम चला सकते हैं, वैसे हम आपका 1 पॉइंट बढ़ा दिए, ठीक है, यह सस्ती होती है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये सब। चलिए ये आसान था, तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। 19 नंबर में कहा गया मानव में विरसन के क्या कार्य है, विरसन का कार्य बताना, ठीक है, विरसन का कार्य बताना, जिसको टेस्टिस कहते हैं हम लोग। कहा गया आपका यहाँ पे विरसन में नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है। सबसे पहले समझिएगा कि ये विरसन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नर में होता है, मादा में नहीं, यानी कि लड़का में होता है, लड़की में नहीं। विरसन में नर जनन कोशिका शुक्राणु का किसका निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होता है टेस्टोस्टेरोन, क्या आपका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन एवं श्रवण में विरसन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विरसन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके लिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए और उसके श्रवण यानी कि उसके फैलाव के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये आपका विरसन निभाता है, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। तो नर में ये पाया जाता है कौन, विरसन। चलिए 20वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, कौन 20वां नंबर सवाल को देखते हैं, जो कि बायोलॉजी का आखिर सवाल होगा। चूंकि हम आपको पहले बता दिए हर
आपका सेक्टर से 10-10 क्वेश्चन लिया गया है, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा आपका बायोलॉजी का। फिजिक्स का हम लोग कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पे कहा गया वृक्क के 4 कार्य बताए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, वृक्क और विरसन दोनों फर्क होता है। ये जो आपका वृक्क है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। वृक्क को हम लोग किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। वो सब में होता है, हर एक मानव में होता है 1 जोड़ी यानी कि 2 पीस। और विरसन जो है वो भी 1 जोड़ा होता है, लेकिन वो लड़का में होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया वृक्क के 4 महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित। 4 कार्य बोला, महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित कर दिए। नंबर 1 कर सकते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना। जो भी नाइट्रोजनी पदार्थ जो शरीर के अंदर बन जाएंगे उसको बाहर निकालना, वो किसका काम होता है? वृक्क यानी कि किडनी का काम होता है। दूसरा आपका पॉइंट लिए हैं, शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखना। किसको? जल की मात्रा को शरीर में संतुलित बनाए रखने का काम कौन करती है? तो वो करती है आपकी वृक्क यानी कि किडनी। तीसरा इसका वर्ग लिए हैं, शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को संतुलित बनाए रखना। शरीर में अम्ल होता है, क्षार भी होता है। आपको पता ही होगा, अम्ल बढ़ जाएगा तब भी प्रॉब्लम, घट जाएगा तब भी प्रॉब्लम। तो इसको जो संतुलित यानी कि बैलेंस करके जो रखती है वो रखती है आपकी किडनी। चौथा पॉइंट लिए हैं, लवण संतुलित में सहायक। लवण को भी संतुलित करने में सहायक होती है। यानी कि बहुत सारे वर्क होते हैं किसके? किडनी के। इसीलिए कहा जाता है कि जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है? आदमी का डेथ हो जाता है, यानी कि मर जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी आपका 20वां नंबर। चलिए 20वां नंबर क्लियर है तो हम लोग अब देख लेते हैं किसको? 21 यानी कि 21 नंबर को। ठीक है, घबराइएगा ना, ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्लास है तो थोड़ा सा आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा। और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास, बस ये अभी टाइम दीजिएगा तो बाद में आपको पछताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्लास व्लास में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपस में गपशप नहीं करेंगे। चलो 21 में कहा गया सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है वो क्षारीय होता है, क्यों? ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो आंसर इसका जो लिया गया वो इस तरह से है, जब सबल क्षार का आपका सबल क्षार एवं निर्बल अम्ल सबका फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, का लवण है। ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट जो दोनों का लवण होता है, इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। किसका? इसके सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है वो आपका लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देता है। क्लियर है 21 भी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर काफी वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है। कहा गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण को लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको दिख रहा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया को लिखना है और समीकरण, अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखना है। तो बिल्कुल कैसे अभिक्रिया करती है हम वो भी लिखेंगे और फिर आपको समीकरण भी लिख के दिखलाएंगे। आप देखिएगा यहाँ पे तो आपको लिखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? बिल्कुल जिप्सम बनाएगा। और लगभग आधे घंटे में जमकर वो ठोस बन जाता है। कितने घंटे में? आधे घंटे में जमकर लगभग क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है आपका जिप्सम। यहाँ हम समीकरण लिखे हैं तो ये देखिएगा, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये आपका H2O जल है, संतुलित किया गया यहाँ पे, इसलिए 1.1/2 लिखा गया। यह आपका अभिक्रिया रिएक्शन किया और CaSO4 × 2H2O यानी कि ये आपका जिप्सम तैयार हो गया। क्या हो गया आपका? ये आपका जिप्सम लिखा हुआ। ठीक है, जिप्सम है ये आपका जल है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्लियर इतना? अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1.1/2 लिखा हुआ। ठीक है, आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 देखिएगा, बिल्कुल आपके सामने आ गया होगा 23 भी। 23 में कहा गया साबुनीकरण क्या? कैसा क्वेश्चन है? साबुनीकरण क्या है? तो इसका जो आंसर लिया गया, पूरा क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, हम बार बार कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन क्योंकि इस क्लास से काफी आपको फायदा मिलने वाला। ठीक है, बहुत फायदा होगा इस क्लास से। बोला गया आपका साबुनीकरण क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिया गया, जब किसी तेल या वसा को NaOH घोल के साथ मिलाया जाता है। किसके साथ? NaOH घोल के साथ मिलाया जाता है तो तेल या वसा के संगत एसिड के सोडियम लवण का निर्माण होता है, जिसे साबुन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को या इसी अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। ठीक है, साबुन जो बनता है उसकी जो क्रिया होती है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को साबुनीकरण कहा जाता है। क्लियर है क्वेश्चन भी? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है तो 24 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
24 में आपका है यहाँ पे निम्न का संरचना सूत्र, क्या आपका संरचना सूत्र लिखना है। आपका दिया गया पहला में एथिलीन, दूसरा आपका इथेन। तो देखिएगा यहाँ पे पहला लिखा हुआ एथीन, एथिलीन क्या लिखा हुआ आपका एथिलीन लिखा हुआ। इसका ये फॉर्मूला होता है C2H4। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो C देखिएगा तो 2 बार होगा और H क्या होगा 4 बार होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन आपको ख्याल ये रखना, ध्यान ये रखना इसमें एथिलीन में कि यहाँ कार्बन के बीच आपस में द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड होगा, जबकि कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन जो दिख रहा है वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा आपका सिंगल बॉन्ड, यानी कि C और H के बीच सिंगल बॉन्ड और C और C के बीच आपका डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये आपको देखिएगा 4 बार H होगा, 2 बार आपका C दिखेगा। दूसरा आपका क्या एथेन, क्या आपका एथेन है, देखिएगा एथेन, एथेन का ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ C2H6। क्या होता है C2H6। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नहीं होता, C देखिएगा 2 टाइम्स होगा और H जो है आपका 6 टाइम्स होगा। तो हर C के साथ, कार्बन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होगा आपका यहाँ पे हाइड्रोजन सब जगह लगा हुआ है। क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, यही इसी कहते हैं हम लोग संरचना सूत्र। चलिए तो हम लोग आगे और देख लेते हैं, बस 2-4 क्वेश्चन और बाकी है उसको भी देख लेते हैं। आप आज के क्लास को फिर एंड कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्लास है आज का, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे आने वाले हैं। साइंस आपका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया होगा यहाँ से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 25 में कहता है क्या होता है जब सल्फर को सोडियम क्लोराइड के घोल के साथ उबाला जाता है। रीजन बतानी है हमें, क्या होता है जब सोडियम कार्बोहाइड्रेट को किसके साथ सल्फर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबाला जाता है। इसका जो आंसर लिया गया इस तरह से है, जब सल्फर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में उबाला जाता है, उसके साथ उबाला जाता है तो सोडियम सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, बहुत इजी है, सोडियम सल्फाइड बनता है। बस लिख देना है, उसका ये आपका इक्वेशन है, समीकरण है, उसको लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस जैसे हम लिखे हैं जिस हिसाब से आप वैसे लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपको नंबर आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए 27 में कहा गया वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद कर देती है। वायु की अनुपस्थिति में यानी कि जब वायु नहीं होगा तो पदार्थ जलना क्यों बंद कर देती है, ये हमें बतानी है। ठीक है, ये हमें बतानी है। तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर क्या लिया गया, बहुत इजी प्रोसेस में आंसर लिया गया। कहा गया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किसी पदार्थ को जलने में सहायक होती है। सबको पता है किसी भी पदार्थ को जलने में जो सहायक होती है वो होती है आपकी ऑक्सीजन। अतः वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ क्या होगी, जलना बंद कर देगी, क्योंकि सहायता करता है जलने के लिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही अगर नहीं हो, वहां हवा ही नहीं पहुंचे, तो कोई पदार्थ क्या होगा, जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। आंसर क्या होगा, इसीलिए वो अनुपस्थिति में जलना बंद कर देती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर में कहा गया यहाँ पे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ हम लोग क्यों करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में इसका भी आंसर है। यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे जब मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में आता है, यानी कि नमी युक्त वायु के संपर्क में आता है, तो उस पर सफेद रंग के मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्या होता है, उसके ऊपर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत क्या होती है, जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम को जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। यह परत क्या करती है, मैग्नीशियम को जलने में अवरोध यानी कि रुकावट उत्पन्न करती है। अब रुकावट उत्पन्न करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इस कारण मैग्नीशियम को जलाने से पहले क्या करेंगे, रेगमाल जिसको सैंड पेपर कहते हैं से साफ किया जाता है। मैग्नीशियम को हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर की सहायता से साफ कर देंगे, फिर उसको हम लोग वायु में जलाएंगे, बिल्कुल आसानी से जल जाएगा। वो नहीं जलता है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जो कि सफेद होती है। तो यहाँ पे हम लोग 28 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन आने देते हैं। जिन स्टूडेंटों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इससे आपका जो भी आपका 28 क्वेश्चन बताएं, हमारे दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप अपना नाम अपना एड्रेस लिख के सेंड करेंगे, बिल्कुल आपको यहाँ से पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, क्योंकि आपका समय बहुत कम है। और यहाँ से जो अब तक साइंस कुछ भी याद नहीं किए होंगे, यहाँ याद कर लेंगे इतना, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंक के प्रश्न। वैसे तो हम आपका लगातार ऑब्जेक्टिव क्लास करा ही रहे हैं, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो आपका सोशल साइंस हो, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो आपका जो भी और भी पेपर हो। ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लास हम यहाँ पे करा रहे हैं। मैथ का तो आपको बहुत सारा आप देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके, वहां से आपको बहुत सारा क्लास भी मिल जाएगा।
तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे जो स्टूडेंट, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। और कमेंट में आप बता देंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा आज का क्लास, आपको समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा और 28 क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद हो गया होगा इस क्लास के बाद, है ना। तो फिर हम लोग अगले क्लास में, आप कमेंट में बता दीजिएगा, साथ साथ ये भी कि अगला क्लास किस सब्जेक्ट का कराया जाए, ऑब्जेक्टिव का कराया जाए, सब्जेक्टिव का क्लास कराया जाए। जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही क्लास कराया जाएगा अगला क्लास, ठीक है। जिसमें आपको ज़्यादा डाउट हो, ज़्यादा दिक्कत हो, उसी का क्लास हम लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।